हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइकोलॉजी क्लास में। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। विलियम वुंट ने। और इनके सहयोगी कौन थे? टिचनर। कौन थे? टिचनर थे। और विलियम वुंट ने 1879 में एक लैब का भी स्थापित की थी लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसमें ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड से अध्ययन किया करते थे। स्टूडेंट, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में इन्होंने 3 चीजों को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना था। नंबर 1 संवेदना, नंबर 2 भाव और नंबर 3 प्रतिमा। इन तीनों चीजों को माना था। लेकिन क्या इन तीनों चीजों को हम देख सकते हैं? क्या हम इनको देखकर अध्ययन कर सकते हैं? क्या ये वैज्ञानिक तौर पर इसे ये मानना कि इनका अध्ययन किया जा सकता है वैज्ञानिक रूप से संभव है? नहीं है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या आया? ऑब्जर्वेशन मेथड आया। ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। और ये कब आया? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई जेबी वॉटसन के काल में। जेबी वॉटसन के काल में। जेबी वॉटसन कौन थे? वीडियो को पॉज करो और सोचो कि जेबी वॉटसन कौन थे। जेबी वॉटसन थे व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक थे ये। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संवेदना, भाव और प्रतिमा से हम किसी भी मनुष्य के व्यवहार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि वो किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। तो इन्होंने खारिज कर दिया, इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इसको विषय वस्तु मान ही नहीं सकते, क्योंकि यथार्थ रूप से इसका हम अवलोकन नहीं कर सकते, इसका अध्ययन नहीं कर सकते वैज्ञानिक ढंग से, तो क्या इसे उचित मान ही नहीं सकते? ठीक है, तो इसके जो मान लो इससे हम अध्ययन भी करेंगे, क्या उसका जो रिजल्ट आएगा वो वस्तुनिष्ठ होगा? तो इसी बात के परिणाम स्वरूप इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड दिया। ऑब्जर्वेशन मेथड में इन्होंने प्रेक्षणीय व्यवहार को मनोविज्ञान की वस्तु माना। प्रेक्षणीय व्यवहार को, प्रेक्षणीय व्यवहार। अब आप कहोगे ये प्रेक्षणीय व्यवहार क्या है, इतना टफ क्यों यूज कर रहे हैं? प्रेक्षणीय शब्द जो है, प्रेक्षणीय, इसका मतलब क्या होता है? देखा जा सकने वाला व्यवहार। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, हिंदी मीडियम से करते हो, इंग्लिश वालों को थोड़ा मुश्किल नहीं होता, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेक्षणीय शब्द आते हैं, आप कहते हैं कि हमने तो अच्छे से पढ़ा था, लेकिन ये प्रेक्षणीय शब्द कहाँ से आ गया? ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। तो प्रेक्षणीय शब्द का मतलब होता है, प्रेक्षण का मतलब होता है देखा जाने वाला, देखना, और प्रेक्षणीय का मतलब होता है देखा जा सकने वाला। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार जो देखा जा सके, जिसका हम अध्ययन कर सके, और जिसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से उचित हो। ठीक है, तो वॉटसन ने कहा कि प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रेक्षणीय व्यवहार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि खेलना, चलना, दौड़ना, हंसना, खाना, उठना, बैठना, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है, पशु पक्षी करते हैं, जो दिखाई देती हैं, उड़ना, पक्षी उड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो इन सभी का अध्ययन इन्होंने कहा कि करना चाहिए। और इनका अध्ययन करने से जो परिणाम होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। और भी वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं अगर कई अध्ययनकर्ता मिलकर करें। अध्ययनकर्ता मिलकर इसे करते हैं, और कई परिस्थितियों में एक ही मनुष्य के व्यवहार को जांचना है तो एक ही परिस्थिति में नहीं, कई परिस्थितियों में जांचेंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ, अब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? ठीक है, ये शब्द बार बार आएगा, हमारी ये साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वस्तुनिष्ठ शब्द जो है बार बार आएगा, तो इसको समझ लेना अभी ठीक रहेगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, आप मान लीजिए आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, कभी तो किया है, हमेशा करते ही रहते हो। आपने किताबों में भी लिखा देखा होगा कि ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है। सब्जेक्टिव प्रश्न में आप पूरा ही लंबा होता है, आप अपने मन से कुछ भी लिखते जाते हो, लिखते कहानियां बनाते चले जाते हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसके उत्तर में आपको एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, एक ही स्टिक आंसर देना होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। तो
जो ऑब्जर्वेशन से जो भी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि वह व्यवहार को अध्ययन करना चाहिए, तो व्यवहार भी इन्होंने दो तरह के बता दिए। ठीक है, व्यवहार के प्रकार कैसे बता दिए, व्यवहार दो तरह के बता दिए। इन्होंने कहा कि एक तो बाह्य तरह का बाह्य व्यवहार होता है और दूसरा होता है आंतरिक व्यवहार। अब वीडियो को पॉज करो और सोचो कि बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार क्या होता है। बाह्य व्यवहार तो आप जान चुके हो, जानते हो कि उठना बैठना, क्रियाएं करना, काम करना, पढ़ना, सब क्या है, बाह्य व्यवहार है। लेकिन आंतरिक व्यवहार क्या है, जिसका हम अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आंतरिक व्यवहार है जैसे कि रक्तचाप का गति में परिवर्तन होना, रक्तचाप की हृदय गति में परिवर्तन होना, बढ़ना या घटना हृदय गति में। ठीक है, इनका हम परोक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। परोक्ष रूप से कैसे, इनका नहीं कर सकते, बताओ। अगर इनका कर सकते हैं, क्या इनका नहीं कर सकते? इनका नहीं कर सकते, इनका कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देती, इनका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक ढंग से साइंस में इनका अध्ययन है। हम टेस्ट कर सकते हैं, मनुष्य के रक्तचाप में परिवर्तन हो रहा है, हम चेक कर सकते हैं, हृदय गति को चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे हम संवेदनाओं को चेक कर सके, भावनाओं को चेक कर सके, और मनुष्य के मन में क्या प्रतिमा बन रही है उसको चेक कर सके? नहीं है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा समझ लेते हैं इस चीज को। साइकोलॉजी में जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे पहले आया, जिसे विलियम वुंट लेकर आए। विलियम वुंट के सहयोगी थे टिचनर, और विलियम वुंट संरचनावाद के संस्थापक भी थे। 1879 में इन्होंने लैबोरेटरी की स्थापना की थी, कहाँ, लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। और इन्होंने संवेदना, भाव और प्रतिमा को मनोविज्ञान में अध्ययन की विषय वस्तु माना, जबकि वॉटसन ने इसको अस्वीकार कर दिया। वॉटसन कौन थे? व्यवहारवाद के जनक थे। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक थे, और उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसे माना? प्रेक्षणीय व्यवहार को। प्रेक्षणीय व्यवहार वो होता है जो हमें दिखाई देता है, खेलना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, और इससे ऑब्जर्वेशन मेथड से किया गया अध्ययन जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसे कई अध्ययनकर्ता मिलकर करते हैं, कई परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। वॉटसन ने व्यवहार को दो तरह का बताया है, बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, और वस्तुनिष्ठ अध्ययन आंतरिक व्यवहार वो है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब परिस्थितियों के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो भी तीन टाइप का होता है। एक तो होता है स्वाभाविक मेथड, स्वाभाविक निरीक्षण विधि। दूसरी होती है सहभागी, और तीसरी होती है असहभागी निरीक्षण विधि। स्वाभाविक क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो स्वाभाविक परिस्थितियों में निरीक्षण किया जाए। ठीक है, तो शुरुआत में मनोवैज्ञानिकों ने किन किन पर अध्ययन किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। शुरुआत में स्वाभाविक निरीक्षण विधि किस पर यूज की थी? चूहों पर, बंदरों पर, और किस पर की थी? चींटियों पर और मधुमक्खियों पर। क्या जानना चाहते थे इन पर अध्ययन करके? जो वैज्ञानिक है, अध्ययन करता है, इन पर अध्ययन करके क्या जानना चाहते थे? वो जानना चाहते थे कि ये सामाजिकता कैसी है इनकी, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं ना, तो ये कैसे ग्रुप में रह लेते हैं, और कैसे इनको पता चल जाता है भी इनका जो दूसरा जो कोई भी है, मान लो चूहे हैं, बाहर का कोई चूहा आ जाता है, वो बाहर का है कि अपने ग्रुप का है, बंदरों को कैसे पता चल जाता है, कैसे ठीक है, और इनमें संवेदनशीलता कैसी है, कितनी तेजी संवेदनशीलता इसमें कैसी है, ये अध्ययन कर रहे थे वैज्ञानिक। और वॉटसन ने ये भी बताया कि ये कब बहुत ही उपयुक्त होती है, किस पर उपयुक्त होती है ये विधि करना। ये विधि करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है मनुष्यों में शिशुओं पर और बालकों पर। ठीक है, बालकों का और शिशुओं का जब भी अध्ययन करना हो, उनके व्यवहार का अध्ययन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? स्वाभाविक निरीक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक निरीक्षण विधि का हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको किसी रेलवे स्टेशन है पर भीड़ है, वहां रेलवे स्टेशन पर यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ये जानना है कि वहां के यात्रियों का उस टाइम पे क्या
व्यवहार रहता है। तो आप दो देशों का ले लेते हैं, मान लो विकासशील देश में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर अध्ययन करना है उनके व्यवहार पर, और विकसित देशों में आप मान लीजिए दो देश ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अमेरिका और एक ले लेते हैं इंडिया। तो भारत में क्या स्थिति है और अमेरिका में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं यात्री रेल यात्रा करते वक्त। तो आप क्या करोगे, स्वाभाविक रूप से रेल में बैठोगे। आप पहले भारत के रेलवे स्टेशन पर जाओगे किसी भी, वहां पे यात्रा करोगे स्वाभाविक रूप से। किसी भी यात्री को ये नहीं पता है कि आप उनका अवलोकन कर रहे हो, उनका ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, इसे कहते हैं स्वाभाविक। और आप क्या करते हो, फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप एक एनालाइज करते हो, उसे एक पेपर पर उतार लेते हो कि आपने वो उनके व्यवहार में क्या क्या देखा, और फिर आप उनका निरीक्षण करते हो और उसके बाद एक निष्कर्ष देते हो, ठीक है। और सहभागी निरीक्षण क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण का मतलब होता है कि आप मान लो किसी भी ग्रुप का अध्ययन कर रहे हो तो आप उसी ग्रुप का एक सदस्य बन जाते हो। मान लो आपको कॉलेज के छात्रों का अध्ययन करना है, कॉलेज के छात्रों का अध्ययन करना है, तो आप क्या करते हो, छात्र वहां पे कॉलेज में ना छात्र बनकर चले जाते हो, वहां पे एडमिशन ले लेते हो, फिर वहां पे छात्रों के साथ बैठते हो, उन जो वो पढ़ते हैं वो पढ़ते हो। ये क्या होता है, ये होता है सहभागी परीक्षण या सहभागी निरीक्षण विधि, ठीक है। परीक्षण भी हो सकता है, निरीक्षण भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको ना सबसे बड़ी बात क्या है, ये अध्ययन करते वक्त आपको ना अब जो एक्टिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपने मान लो छात्र के रूप में वहां एडमिशन तो ले लिया, लेकिन छात्रों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो क्या सब जान जाएंगे कि आप उनका ऑब्जर्व करने आए हो, और वो अपना स्वाभाविक जो उनका व्यवहार है वो प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो आपको एक्टिंग करनी आनी चाहिए अच्छे से, सबसे बड़ी ये खास बात होती है इसकी। और इसमें क्या होता है कि सहभागी में आप वहाँ के सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि वहाँ आप अटैच हो जाते हो छात्रों के साथ, तो आप सूक्ष्म व्यवहारों का अध्ययन भी कर सकते हो, उनके संवेगों का अध्ययन कर सकते हो। ये खास बात है इस विधि की। और आप क्या कर सकते हो, जो भी जानकारी होगी यहाँ की इसमें वो स्वाभाविक होगी, कलेक्ट होगी और वास्तविक होगी। लेकिन इसमें ना दोष भी है, इस सहभागी में ये पक्षपात आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, पक्षपात आ जाता है। मान लीजिए आप छात्रों के बीच में बैठे हैं और आपको भी वही काम कर रहे हैं, वही पढ़ाई करनी पड़ रही है जो दूसरे छात्र कर रहे हैं, तो आप छात्रों के जो सूक्ष्म व्यवहार है, खास कई व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका निरीक्षण आप नहीं कर पाते हो, जिनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। और क्या होता है कि कुछ छात्र आपके दोस्त बन जाते हैं और कुछ आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप क्या करते हो, अगर कुछ गलत व्यवहार भी कर रहा है आपका साथी जो आपका दोस्त बन चुका है उस टाइम पे, तो आप उनको क्या करते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो। तो ये भी सबसे बड़ा दोष है इसमें। आप में ना पक्षपात, आपके भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आपका भाव क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आपको उनको लगाव होने लगता है। आप उस ग्रुप में क्या करते हो, उस ग्रुप को स्वाभाविक रिजल्ट देने के बजाय उस ग्रुप का आप उससे क्या करते हो, उसके जो गलत व्यवहार है उसको नजरअंदाज कर देते हो, जो अच्छे व्यवहार है उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो। तो ये सबसे बड़ा इसका वो क्या है, दोष है। और एक दोष और है इसका कि इसमें क्या करते कि आपकी आयु जो है, आपके जाति है, धर्म है, संस्कृति है, शिक्षा है, उसका असर भी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। मान लो आप किसी समुदाय, आदिवासी समुदाय पर निरीक्षण करने जा रहे हो, तो क्या आप वहां पे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, वहां पे अनपढ़ होंगे, ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, विकसित नहीं होंगे वो लोग, तो उसका असर आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप अभी आप किसी छात्र, छोटे बच्चों का आप कर रहे हो निरीक्षण, तो क्या आपका असर नहीं पड़ेगा उस चीज पर। आपकी आयु कितनी है और छोटे बच्चों की आयु कितनी है, क्या आप फिर भी उनके बच्चों के बीच में जाके बैठोगे, उनके साथ हिस्सा लोगे उनके गतिविधियों में, तो उसका असर भी पड़ेगा। क्योंकि छोटे बच्चों को जो एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है वो मुश्किल से कर पाते हैं और आप फटाफट कर देते हो, तो उसका असर भी पड़ता है। मान लीजिए आप जेंट्स हो, आप लेडीज के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका अध्ययन कर रहे हो, उनके व्यवहार का, या फिर आप लेडीज और जेंट्स के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, तो उस चीज का भी असर पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं असहभागी निरीक्षण विधि की या असहभागी परीक्षण विधि की। इसमें क्या होता है, ज्यादातर कहाँ यूज की जाती है, यहाँ पे जहाँ नैदानिक होती है, निदानिक मतलब कि हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और कहाँ शैक्षणिक में संस्थानों में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये असहभागी आपने कई बार देखा होगा, कोई ना कोई जांच पड़ताल के लिए आता है स्कूल में, कॉलेज में, और बाहर से ही देख के चला जाता है ऑब्जर्व करके। सामाजिक और औद्योगिक परिस्थितियां होती हैं, उनका अध्ययन भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। असहभागी में क्या होता है
कि मान लो आप किसी स्कूल में जा रहे हो छात्रों के ग्रुप पर स्टडी करने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, आप क्या करते हो, टीचर से परमिशन लेते हो और क्लास में पीछे खड़े हो जाते हो या बैठ जाते हो और नोट करते हो, बच्चों को ऑब्जर्व करते हो। ये असहभागी, आप हिस्सा नहीं ले रहे हो, उनके काम में कोई हाथ नहीं बटा रहे हो, ठीक है, और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें अध्ययन जो आपके एक्टिंग करने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सहभागी में एक्टिंग करनी पड़ती है। मान लो आपने रेलवे स्टेशन पर कुलियों पर को ऑब्जर्व करना है, अगर आप ये मेथड अपनाते हो तो आपको कुली बनना पड़ेगा, वो जो काम करते हैं वही काम करना पड़ेगा, जहां जाते हैं वही जाना पड़ेगा। लेकिन असहभागी में क्या होता है, आपको कुली बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि मैं कुली हूँ, वास्तविक कुली हूँ, किसी को शक नहीं होना जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या अध्ययन कर सकते हो, इसमें वस्तुनिष्ठता बरकरार रहती है। इसमें वस्तुनिष्ठता बरकरार रहती है, मतलब कि इसमें आप अपना पक्ष नहीं रखते हो, आप जो सभी व्यवहार है वो, इसमें क्या सहभागी में क्या होता है कि आप काम करने में व्यस्त हो, मान लो छात्रों के साथ सहभागी हो, आप भी छात्र बन के गए तो आपको भी होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, तो आप ध्यान नहीं दे पाते हो। बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो इस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, लेकिन असहभागी में ऐसा नहीं है, आप सभी व्यवहार को ऑब्जर्व कर पाते हो सरलता से, ठीक है। और लेकिन इसका भी एक दोष है, इसका दोष क्या है, इसका जो सूक्ष्म व्यवहार है और जटिल व्यवहार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और जटिल से जटिल व्यवहार को आप अध्ययन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अटैच नहीं हो पाते हो। इस सहभागी विधि में क्या है, आप स्टूडेंट के साथ रहते हो तो आपको पता चलता है कि किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी व्यवहार, मान लो झूठ बोलना या चोरी करना या झगड़ा करना, क्यों किया है, क्योंकि वो आपको बातें बता सकता है, आप जान पाते हो, उनके ग्रुप में शामिल होकर ऐसी बातें जान पाते हो। लेकिन आप जब ग्रुप में ही नहीं शामिल हो, आपको तो सिर्फ ऊपर से यही दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने झूठ बोला है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन सहभागी में आप वो व्यवहार जान पाते हो बच्चों के साथ रह करके, स्टूडेंट के साथ रह करके, कि उन्होंने झूठ बोला या होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया है। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। तो स्टूडेंट, ये था ऑब्जर्वेशन मेथड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड जेबी वॉटसन ने दिया था। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक थे। इन्होंने प्रेक्षणीय व्यवहार को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना, क्योंकि इसे कई अध्ययनकर्ता मिलकर कर सकते हैं और कई परिस्थितियों में भी इसका अध्ययन किया जाता है। व्यवहार को दो तरह का बताया, बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार तो खेलना कूदना, चलना फिरना, काम करना। आंतरिक व्यवहार जैसे कि रक्तचाप में परिवर्तन होना, गति में, हृदय गति में परिवर्तन होना। और व्यवहार परिस्थितियों के आधार पर 3 तरह का होता है: स्वाभाविक निरीक्षण विधि, सहभागी निरीक्षण विधि और सहभागी निरीक्षण विधि। स्वाभाविक में क्या होता है, आप स्वाभाविक निवास स्थानों पर स्वाभाविक तौर से निरीक्षण करते हो, स्वाभाविक परिस्थितियों में निरीक्षण करते हो, जिसमें किसी को ये नहीं पता होता कि आप उनका ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका निरीक्षण कर रहे हो। सहभागी में आपको किसी भी ग्रुप का अगर अध्ययन करना है तो आप क्या करते हो, उनका ग्रुप के सदस्य बन जाते हो। असहभागी में आप ग्रुप के सदस्य नहीं बनते हो, दूर से ही उनका अध्ययन करते हो, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वे मेथड, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।